डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये आपका बहुत ही ज़्यादा कैसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की जब भी बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में क्या आता है कि ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स हमें क्या करने हैं, आपके सॉल्व करने हैं। बट इस चैप्टर में आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर कम्प्लीटली आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके नहीं आते हैं। इवन जो आपके एक दो आइसोथर्म्स हैं वहाँ से भी न्यूमेरिकल नहीं आता। अगर उन पे क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर उनका जो फॉर्मूला है उसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ पे आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपके कॉलॉइड्स हैं। ठीक है, तो जो आपके कॉलॉइड्स हैं ये क्या होते हैं। देन फर्दर हम जो आपके कॉलॉइड्स हैं इनको भी 3 कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन भी 3 बेसिस पे करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी कैसी हैं, पढ़ने वाली चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेन चीज़ जो आपको कंफ्यूज करती है वो ये है कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन 2 टर्म्स हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक मैं क्या बोल रही हूँ आपको, एब्जॉर्प्शन, और एक क्या मैंने बोला, एड्सॉर्प्शन। इन दोनों टर्म्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, जो आपका एड्सॉर्प्शन है ये क्या होता है, आपका एक सरफेस फिनोमेना होता है। मतलब कि जो आपका एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्ब का मतलब है कोई भी चीज़ आकर के वहाँ पे एड्सॉर्ब हो रही है, सोख रही है उस चीज़ में। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सरफेस पे होता है। जबकि जो आपका एब्जॉर्प्शन है ये आपका एक बल्क फिनोमेना होता है। मतलब कंप्लीट जितना भी सरफेस एरिया है उस पूरे ही एरिया में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब पूरा ही जो आपका मटेरियल है उसके कंप्लीट जाता है, और ये सिर्फ सरफेस पे। मतलब कि सरफेस से क्या कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे कि आपका कोई भी मटेरियल लाइक स्पंज होता है आपका। ठीक है, स्पंज में क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे होल्स होते हैं। इस टाइप से छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब हमने कोई भी यहाँ वहाँ पर एक मटेरियल डाल दिया, कोई भी मान लो गैस ही डाल दी मैंने, ये आपका सॉलिड था, यहाँ पे आपकी कोई गैस आई। अब वो गैस क्या करेगी, जो छोटे छोटे होल्स है वहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब होगी। अब जो गैस है वो सिर्फ जो सरफेस पे जितने होल्स उसको नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं में जाकर के एड्सॉर्ब होगी, उसके ज़्यादा अंदर तक एड्सॉर्ब नहीं हो सकती। बट अगर एब्जॉर्प्शन होता तो मतलब जितना भी आपका पूरा मटेरियल है उस पूरे के अंदर ही वो कंपाउंड जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता, लाइक वाटर। अगर सेम वही आपका स्पंज है और आपने क्या किया, उसमें वाटर ऐड करना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि वाटर सिर्फ सरफेस पे नहीं, पूरी जो आपका पूरा स्पंज है, लाइक इस टाइप से आपका पूरा स्पंज है, तो उस पूरे स्पंज में ऊपर से लेकर के नीचे तक आपका वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का डिफरेंस। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को, एक और तरीका है इसको दिखाने का, आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक एड्सॉर्प्शन मैंने क्या बोला, सरफेस फिनोमिना है। मतलब जो अगर ये आपका कोई भी मटेरियल है तो इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होंगे, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आकर के आपके क्या हो गए, इस टाइप से एड्सॉर्ब हो गए। जबकि अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, आपका थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कंप्लीट जितना भी आपका मटेरियल है उसके अंदर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इस टाइप से। दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो ये तो था मेन आपका, एक बार एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बताया हमने कि वो होता क्या है। अब अगर ये बात करें कि जो आपका एड्सॉर्प्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, कब आपका एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। देखिए, अगर आपने सरफेस एरिया को इंक्रीज किया तो एड्सॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका सरफेस इतना है तो सिर्फ इसी सरफेस पर आकर के जो आपकी गैस है वो क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। बट वहीं पर मैंने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया, अब मैंने सरफेस एरिया इतना कर दिया, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब होगा। तो मतलब जैसे ही मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, आपकी गैस क्या हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में जाकर के एड्सॉर्ब हो रही है। दैट मीन्स जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद अगर टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में बात करूं कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ आपका एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, आप खुद ही सोच के देखिए। आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने का इनडायरेक्टली मतलब है कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आपने उनको क्या प्रोवाइड करा दी, एनर्जी प्रोवाइड करा दी। अब उनके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो इस सरफेस पर आकर के क्यों एडसॉर्ब होंगे? बिकॉज एक बार अगर वो इस सरफेस पे आ गए तो वो यहाँ से जा नहीं सकते, वो तो सरफेस के अंदर चले जाएंगे, राइट, मतलब सरफेस पे चले गए। तो इस वजह से जब किसी भी चीज़ को अगर एनर्जी मिल रही है तो वो फ्रीली घूमना चाहेगी। तो जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, आपके इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे और वो सरफेस पे इतनी जल्दी एड्सॉर्ब नहीं होंगी। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रेशर। अब प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन, ये सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स। अभी आपके गैस मॉलिक्यूल्स आराम से धीरे धीरे यहाँ पे आते हैं, बट मैंने ऊपर से क्या कर दिया, उन गैस मॉलिक्यूल्स पे धक्का लगा दिया, तो वो क्या होंगे, एकदम से जल्दी से आकर के यहाँ पे एडसॉर्ब हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, आप आराम से वॉक करते हुए उस शॉप पे जा रहे हैं, कुछ भी अगर आपको सामान लेने जाना है, बट जब आपने देखा कि बाहर क्या आ गई, बारिश आ गई या आंधी आनी शुरू हो गई, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो आंधी या बारिश थी वो आपके लिए किसका काम कर रही थी, एक प्रेशर का काम कर रही थी। उन्होंने आपको प्रेशराइज किया, तो आपने अपनी स्पीड इंक्रीज की कि चलिए जल्दी से सामान लेकर के घर पहुंचते हैं। तो वही गैस का हाल था, जब उन पे प्रेशर लगा तो वो जल्दी से जाकर के सरफेस पे क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए। तो ये था कि आपका एड्सॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो आपका एड्सॉर्प्शन है ये भी क्या होता है, आपका दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक केमिकल एड्सॉर्प्शन। अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, नो बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन आपकी नहीं हुई है इस केस में। यहाँ पे आपका जो इंटरैक्शन, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, आपका वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होता है। अब क्योंकि बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इस एड्सॉर्प्शन को वापस भी लेके जा सकते हैं, मतलब पहले जैसे थे गैस के मॉलिक्यूल्स को वहां से आप हटा भी सकते हैं। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये क्या होता है, आपका रिवर्सिबल। मतलब अगर एक बार आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद बिल्कुल जैसे पहले था आपका मटेरियल वैसे भी हो सकता है। बट जो आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, आपके केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया है तो वो अपने आप तो टूटेगा नहीं। अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए आपको उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। जब आप उसको एनर्जी देंगे तभी तो आपके केमिकल बॉन्ड टूटेंगे। तो मतलब जो आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो क्या है, आपका इरिवर्सिबल, मतलब कि वो अपने आप बैक साइड में नहीं जाएगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो बॉन्ड क्या होंगे, आपके टूटेंगे। तो ये था आपका एड्सॉर्प्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एड्सॉर्प्शन। तो देखिए जो आपका एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है ये आपका एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब हम जबरदस्ती नहीं करते किसी गैस मॉलिक्यूल के साथ कि नहीं आप आकर के इस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो, वो अपने आप ही सरफेस पे आकर के एड्सॉर्ब होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। मोस्टली प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा जी है वो क्या होता है, आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। उसके बाद अब हम बात करें डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में कि जो आपका डेल्टा एच या फिर जो डेल्टा एस है वो क्या होंगे। और जो आपका डेल्टा एच है जो कि क्या है, आपकी एंथैल्पी है या फिर एनर्जी है। तो जब आपके मॉलिक्यूल्स सरफेस पर आकर के एड्सॉर्ब होते हैं तो उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी है वो रिलीज होती है। मतलब मोस्टली जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, मतलब मोस्टली ही जो इतना भी आपका एड्सॉर्प्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और एनर्जी क्या होती है वहाँ पे आपकी रिलीज होती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जो आपका डेल्टा एच है वो क्या होता है, आपका एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इन शॉर्ट आप कहेंगे कि डेल्टा एच भी क्या होता है, आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब बात की जाए डेल्टा एस की, जो कि आपकी एक क्या है, एंट्रोपी है। अब आप देखिए पहले आपके गैस के मॉलिक्यूल्स क्या थे, रैंडमली घूम रहे थे, ठीक है, इधर उधर आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे घूम रहे थे। बाद में एड्सॉर्प्शन हुई तो क्या हुआ, ये आपकी एक सरफेस थी, यही गैस के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पर आकर के फिट हो गए। अब क्या इन मॉलिक्यूल्स में उतनी रैंडमनेस है जितनी पहले थी,
बिल्कुल भी नहीं। पहले मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आज़ाद थे, लाइक एक पंछी की तरह, लाइक आपके जो बर्ड्स होते हैं उनकी तरह आसमान में, खुले आसमान में अपनी मर्जी से वो घूम रहे हैं। बट जब आप उनको एक पिंजरे में बंद कर देते हो तो उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, खत्म हो गई। वो अब नहीं घूम सकते अपनी मर्जी से जब तक आप उस पिंजरे को नहीं खोल देते। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपके आराम से रैंडमली घूम रहे थे, बट जब उनकी एड्सॉर्प्शन हो गई, वो सरफेस पर आकर के एड्सॉर्ब हो गए, तो उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मतलब जो आपकी एंट्रोपी है वो भी क्या हो गई, यहाँ पे नेगेटिव हो गई। रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज। तो यहाँ पे तीनों ही जो आपके टर्म्स हैं वो क्या होती है, नेगेटिव। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ही ऑप्शन में हमें क्या बोल रखा है कि डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल आर नेगेटिव। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोएगुलेशन वैल्यूज इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ AS2S3 आर गिवन बिलो। ठीक है, ये तीन कंपाउंड्स की हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, आपको कोएगुलेशन वैल्यूज दे रखी हैं। आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, कोएगुलेटिंग पावर का। तो देखिए जो आपकी कोएगुलेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपके जो कोएगुलेटिंग पावर है उसके जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो आपकी कोएगुलेशन वैल्यू है, ये आपकी जो कोएगुलेटिंग पावर है उसके क्या है, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर जो कोएगुलेशन वैल्यूज हैं वो तो हमें दे रखी हैं इन मिलीमोल्स पर लीटर, बट हमें किसका ऑर्डर बताना है, कोएगुलेटिंग पावर का। तो मतलब जो कोएगुलेशन की वैल्यूज दे रखे हैं उससे जस्ट रिवर्स ऑर्डर आप लगा दीजिए। तो अगर सबसे पहले में कोएगुलेशन वैल्यू का क्या ऑर्डर दे रखा है वो बात करें तो सबसे हाईएस्ट है 52, दैट इज फॉर NaCl। तो मतलब NaCl की कोएगुलेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट कंपाउंड की सबसे ज़्यादा। उसके बाद है 0.69, मतलब कि सेकेंड कंपाउंड जो कि है आपका बेरियम क्लोराइड, और लास्ट में आ रहा है आपका थर्ड जो है मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। तो ये कोएगुलेशन वैल्यू थी, बट हम बात कर रहे हैं कोएगुलेटिंग पावर की, जो कि इसका जस्ट रिवर्स होगी। तो मतलब 3, 2, 1, ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर। ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ओके, एंड एक और चीज़, अगर आपको इस टाइप से वैल्यूज़ यहाँ पर तो दी हुई हैं, बट अगर आपको वैल्यूज़ ना दी हुई हो उस केस में आप इस क्वेश्चन को कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो आपकी कोएगुलेटिंग पावर है इसके लिए आपको एक रूल दिया गया था। ठीक है, आपको क्या मिला था, यहाँ पर एक रूल दिया गया था और उस रूल को हम क्या बोलते हैं, हार्डी-स्किल्स रूल। ये रूल क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके पे जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी आपकी कोएगुलेटिंग पावर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब जो आपकी कोएगुलेटिंग पावर है किसी भी आयन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स वैलेंसी, या फिर कितना उस पर चार्ज है। लाइक अगर आपका NaCl और BaCl में ही बात करूं तो क्योंकि क्लोराइड है ये आपका कॉमन है, हम सिर्फ जो आपकी कैटायन पे चार्ज है उसको कंसिडर करेंगे। तो ये है आपका Na पॉजिटिव और ये क्या है आपका बेरिलियम 2+, क्योंकि बेरिलियम 2+ वैलेंसी क्या है इसकी ज़्यादा है, चार्ज क्या है इस पे हाई है, तो बेरिलियम 2+ की कोएगुलेटिंग पावर क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो सेकंड कंपाउंड है उसकी कोएगुलेटिंग पावर फर्स्ट से ज़्यादा है। तो इस टाइप से भी, इस मेथड को यूज़ करते हुए भी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर कोएगुलेशन वैल्यू पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कोएगुलेशन वैल्यू है वो कोएगुलेटिंग पावर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये किस पे है, आपका फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पे। अब जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज X/m इज इक्वल्स टू K प्रेशर की द पावर 1/n। और जो ये आपका n है इस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है उन्होंने ये चीज़ बताई थी। उसके बाद बात करें अगर आपका x और m क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका x है ये क्या है, मास ऑफ गैस, कि कितना अमाउंट गैस का एड्सॉर्ब हुआ है, एड्सॉर्ब्ड किस पे, जो आपका m क्या है, आपका एक एड्सॉर्बेंट है, उस एड्सॉर्बेंट पे कितना अमाउंट, मतलब मान लीजिए मैंने कोई भी कंपाउंड कंसिडर किया, कोई भी एक मटेरियल कंसिडर किया, ठीक है, इसका जो ये आपका एड्सॉर्बेंट होता है,
ये क्या है आपका एड्सोर्बेंट, और जो एड्सॉर्ब हो रहा होता है वो क्या होता है आपका एड्सोर्बेट, मतलब गैस यहाँ पे आपका एड्सोर्बेट है या आपका एड्सोर्बेंट है। इस एड्सोर्बेंट में मान लीजिए आपके जो सरफेस है उस पर कम से कम मैंने बोले 15 होल्स थे, तो आपकी गैस इन्हीं 15 होल्स में ही तो एड्सॉर्ब हो सकती है। और जिस प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने नोटिस किया तो वहाँ पर आपकी गैस ने सिर्फ 8 ही होल्स कवर किए थे, तो जो आपका x/m है वो क्या हो जाएगा आपका 8/15, मतलब टोटल कितने स्पेस था उनके पास एड्सॉर्ब होने के लिए और कितने में ही वो एड्सॉर्ब हुए, दैट इज x/m। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे क्या कहा कि जो आपका x है वो मास है कि आपकी कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई किस पे, एड्सोर्बेंट पे, दैट इज x/m के p की पावर 1/n। तो ये तो क्या हो गया आपका फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये हमें कहता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली यहीं से सॉल्व हो गया, क्योंकि उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1/n, आपको 1/n की वैल्यू बतानी है। मैंने बोल दिया कि जो आपका n है वो ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, तो अगर आप इसको 1/n कंसिडर करेंगे, ये 1/n की वैल्यू आपको निकालनी है। n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, मतलब 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। 1/2 क्या होगा 0.5, राइट। 1/4 क्या हो जाएगा 0.25। तो मतलब इसके बाद जो आपकी 1/n की वैल्यू आएगी वो कहीं 0 से 1 के बीच में ही आपकी लाई करेगी सभी केसेस में। तो जो आपका ऑप्शन है वो तो हो गया करेक्ट ए, बिटवीन 0 एंड 1 इन ऑल केसेस। ओके, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड, कह रहा है कि आपका एक सॉलिड है उस पर आपकी गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो आपको प्लॉट मतलब कि ग्राफ बनाना है यहाँ पे किसका, log x/m वर्सेस log p इज लीनियर। ग्राफ क्या है आपका लीनियर है विद स्लोप इक्वल्स टू, तो आपकी स्लोप किसके इक्वल होगी वो आपको यहाँ पे हमें बताना है। और कह रहा है कि n जो है वो आपका एक होल नंबर कंसिडर करना है यहाँ पे। तो देखिए जो आपका फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वहां से आपको एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज x/m इज इक्वल्स टू k p टू द पावर 1/n। अब इन्होंने क्या बोला है, log x/m वर्सेस आपका प्लॉट है, तो हम पहले इस टर्म जो ये आपकी इक्वेशन है इसका क्या करेंगे, log ले लेते हैं। तो अगर दोनों साइड log लोगे तो ये आ जाएगा आपका log x/m इज इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लीकेशन होती है दो टर्म्स, जब उनका log लेते हैं तो वो क्या आते हैं आपके एडिशन में, तो ये हो जाएगा आपका log k प्लस अब आएगा आपका log p की पावर 1/n। और आपको पता है log में जब किसी की पावर होती है तो पावर आपकी क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हो गया log x/m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। अब जो आपका ग्राफ है वो किसके वर्सेस प्लॉट किया है हमने, log x/m वर्सेस log p, मतलब log x/m वर्सेस log p हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो जो आपका ग्राफ है वो कुछ आपने इस टाइप से प्लॉट किया होगा, ठीक है। और जो आपका ग्राफ है वो क्या बोल रहा है कि आपका एक लीनियर ग्राफ आता है, तो मतलब कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ आया होगा। अब मैंने ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाया, मतलब कि मैंने इसको यहाँ से 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक क्या है आपका इंटरसेप्ट है। रुकिए देखिए log x/m वर्सेस log p, तो मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस सी, क्योंकि ये आपकी y एक्सिस है, log p क्या है आपका x एक्सिस, तो जो आपका m है यहाँ पे m क्या हो गई आपकी स्लोप होती है, तो log p के अलावा यहाँ पे क्या है 1/n, तो मतलब इस केस में जो आपकी स्लोप है वो क्या हो रही है आपकी 1/n है। और जो आपका log k है वो क्या है c, और c को हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका इंटरसेप्ट। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये क्या है आपका इंटरसेप्ट है, दैट इज log k। एंड अगर यहाँ से आप इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गई आपकी स्लोप जो कि क्या है आपकी 1/n। और इन्होंने हमसे क्या पूछा था, स्लोप ही पूछी थी कि जो आपकी स्लोप है वो क्या होगी, किसकी इक्वल होगी, वो आपको बताना है। तो देखिए जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे आंसर से मैच। अब देखिए जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका 3 टाइप का बनता है। एक हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, मतलब वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन होता है, जैसे आपने शुगर
और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, दैट इज़ क्या होता है आपका एक ट्रू सॉल्यूशन। जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो आपका पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है आपका लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। देन आपका एक आता है कॉलॉइड्स और एक होता है आपका सस्पेंशन, ठीक है। अब अगर मैं कॉलॉइड्स की बात करूं तो जो यहाँ पे आपके कॉलॉइड्स हैं ये आता है आपका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, और जो आपका सस्पेंशन है उसमें साइज आपका ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर आता है। तो जो आपके कॉलॉइड्स हैं उनमें जो पार्टिकल का साइज है वो आपका 1 नैनोमीटर से क्या होता है आपका 100 नैनोमीटर में आता है। और जो आपके कॉलॉइड्स होते हैं ये क्या होता है आपका एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जहाँ पर आपका एक जो सब्सटेंस है वो डिस्पर्स हो जाता है एक बहुत ही फाइन, जो दूसरा सब्सटेंस है जिसके बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, उसमें वो डिस्पर्स हो जाता है जा करके। अब जो आपके कॉलॉइड्स हैं इनको हमने फर्दर काफ़ी टाइप से क्लासीफाई हुए हैं। आपके जो कॉलॉइड्स हैं इनको हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। 3 बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। जो पहला बेसिस होता है दैट इज़ आपका फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे। तो यहाँ से 8 टाइप्स पे हम इनको क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जिसमें से गैस इन गैस का जो आपका होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, मतलब गैस इन गैस मतलब डिस्पर्स्ड फेस भी गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं होता। उसके अलावा सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस, ये सारे कॉम्बिनेशंस बन करके आपके 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उसके बाद इंटरैक्शन के बेसिस पे भी आपका होता है जिसमें आपका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में क्या इंटरैक्शन है उसके बेसिस पे हम इन्हें 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज लायोफोबिक लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कॉलॉइड्स। ये आपके 2 कॉलॉइड्स होते हैं जो कि इंटरैक्शन के बेसिस पे होते हैं। देखिए लायोफोबिक और लायोफिलिक का तो मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। लायोफोबिक मतलब जिसको लिक्विड से क्या है डर है, फोबिक मतलब डर है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो एक लिक्विड नहीं होता है, जबकि लायोफिलिक जो है वो आपका उसमें डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या होता है एक लिक्विड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है जिस पे इनको डिवाइड किया जाता है वो होते हैं आपके पार्टिकल्स, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज है उसमें आपके पार्टिकल्स के टाइप के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम इन्हें 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट अप करते हैं। एक होता है आपका मल्टीमॉलिक्यूलर, एक होता है आपका मैक्रोमॉलिक्यूलर। अब जो मैक्रोमॉलिक्यूलर होता है इसमें आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए वो आ जाते हैं आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, या फिर जो आपके पॉलीमर्स हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। उसके बाद आता है आपका एक एसोसिएटेड कॉलाइड्स, और इन्हीं एसोसिएटेड कॉलाइड्स को ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है आपका माइसेल्स, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप की इनकी क्लासिफिकेशन होती है। ओके, अब थोड़े से अगर इनके बारे में बात कर ली जाए एक बार, तो देखिए जो आपके लायोफिलिक जो सोल्स होते हैं ये मेनली आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बनाते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, गम हो गया, प्रोटीन्स हो गया। तो इनको हम क्या करते हैं आपका जो लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम होता है उसमें जा करके ये आपके डिसॉल्व आउट होते हैं। जबकि जो आपके लायोफोबिक हैं जिनको हमने कहा कि ये आपके लिक्विड से लिक्विड में नहीं जाते इजीली, तो ये आपके मेटल्स होते हैं या फिर उन मेटल्स के सल्फाइड्स होते हैं, ये आपके लायोफोबिक सॉल्ट्स होंगे। और इसमें जैसे आपका गम हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, ये आपके लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका जो आपके मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर्स और एसोसिएटेड जो कोलाइड्स होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो आपके मैक्रोमॉलिक्यूल कोलाइड्स होते हैं ये कौन से होते हैं आपके, लाइक आपका कोई भी पॉलीमर हो गया या फिर आपके जो प्रोटीन्स हैं वो होते हैं। जबकि जो आपके अगर मैं मल्टी मॉलिक्यूलर की बात करूँ, नॉट मैक्रो, मल्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका सल्फर है, ठीक है, या फिर गोल्ड है, ये आपके मल्टी मॉलिक्यूलर होते हैं। माइसेल्स कब फॉर्म होते हैं, मतलब एसोसिएटेड कॉलॉइड्स को ही दूसरा नाम माइसेल्स भी दिया जाता है, बट ये एक स्पेसिफिक टाइम पर या स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर आकर के आपके माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी आयंस हैं
वो क्या होने लग जाती है, एग्रीगेट, मतलब कि इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, तब आपके माइसेल की फॉर्मेशन होती है। और मेनली जो आपके सॉप्स होते हैं वहाँ पर ये एसोसिएटेड कोलाइड्स आपके बनते हैं। तो जब आपकी आयंस एग्रीगेट होना शुरू होती हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स में, तो उनको हम माइसेल्स कहते हैं। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर माइसेल्स आपकी फॉर्म होती है, मतलब एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होती है जहाँ पर माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, या फिर क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम CMC से डिनोट करते हैं। और जिस टेम्परेचर से ऊपर माइसेल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, देखो जिस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर माइसेल फॉर्म होता है उसको CMC कहते हैं। जिस टेम्परेचर से ऊपर माइसेल की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या होता है वो आपका क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम TK से क्या करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए जो ये आपका क्वेश्चन है, फॉग इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज, तो ये जो आपकी हमने 8 टाइप्स जो हमने आपकी डिस्ट्रीब्यूट की यहाँ पे, कि जो आपका डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, तो जो आपका फॉग है ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है किसका, लिक्विड इन गैस का। फॉग की अगर मैं बात करूं तो फॉग क्या है आपका, लिक्विड इन गैस का आपका एक एग्जाम्पल है। ओके, अब आप कहेंगे लिक्विड इन गैस मतलब लिक्विड जो है ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है, और जो गैस है यहाँ पर ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। अगर इसी कॉम्बिनेशन के और एग्जांपल्स की बात करूँ फॉग के अलावा, तो जैसे आपका क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, जो आपकी स्प्रे होती है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके लिक्विड इन फेज जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका। और इन्होंने हमसे वही पूछा था कि जो इनका डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या है, दैट इज लिक्विड इन गैस। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपको D ऑप्शन दे रखा है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, ये आपको पता होना चाहिए कि किस कौन से फेज में जब मीडियम कौन सा होता है तो किस टाइप के आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो आप इसको इजीली आंसर दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा माइंड भी अगर यूज़ करें कि फॉग क्या होती है उससे रिलेट आउट करें इसको, हाँ कि एक लिक्विड है, गैस ही तो होती है ना फॉग आपकी, ऐसा तो है नहीं कि इकट्ठा होकर बैठ जाती है कहीं पे, राइट, लिक्विड भी नहीं है, बहता भी नहीं रहती, तो गैस है। बट बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लिक्विड इन गैस है या फिर सॉलिड इन गैस है या फिर गैस इन गैस है, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं ये चीज़ें आप लोगों के लिए। तो इनके एग्जाम्पल्स तो अगर आपको याद होंगे तो आप इनको ईजिली टिक कर सकते हैं। अब देखिए जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि विच वन of the following forms micelles in aqueous solution above certain concentration। कह रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में माइसेल्स की फॉर्मेशन करेगा अबाउ एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो आपके माइसेल्स हैं वो कब फॉर्म होती है, मेनली आपके जो सॉप्स या फिर डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें आपके माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है। और जो आपके सॉप्स या डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपकी एक बहुत ही ज़्यादा लंबी एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। मतलब मैं आइडिया बता रही हूँ कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सॉप्स में क्या होता है, आपकी एक बहुत ही बड़ी लंबी नॉन पोलर पार्ट भी कह सकते हैं या फिर आपका हाइड्रोकार्बन चेन भी कह सकते हैं, एक ही बहुत ही बड़ा आपका नॉन पोलर पार्ट होता है। उसके बाद आपका एक पोलर पार्ट अटैच्ड होता है। यहाँ से क्या होता है, आपका पोलर पार्ट अटैच होता है। इसमें मेनली आपके या तो जो अमोनिया के जो सॉल्ट्स होते हैं, मेनली आपके अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं। तो अगर ऑप्शन देखें, यूरिया का फॉर्मूला तो सबको पता है आपका NH2CO NH2। क्या आपको कहीं इसमें बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन लग रही है? हाइड्रोकार्बन की चेन से मेरा मतलब है कम से कम यहाँ पे आपकी 12 से 16 या 20 कार्बन की एक चेन होती है। तो यूरिया में तो कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। डोडेकाइल, देखो डेक का मतलब होता है आपका 10, डोडेकाइल मतलब 12, मतलब +2 और करना है। तो डोडेकाइल ट्रायामिथाइल मतलब आपके 12 कार्बन की एक चेन है। अब अमोनियम मतलब एक आपका नाइट्रोजन है, इससे 12 कार्बन अटैच्ड है और बाकी 3 आपके क्या है, ट्रायामिथाइल, तो 3 मिथाइल ग्रुप और एक क्लोराइड। तो देखिए इजीली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाली जो चेन है काफ़ी बड़ी चेन है जो कि नॉन पोलर पार्ट हो गई। और ये क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए पॉजिटिव एंड बैलेंसिंग के लिए Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया आपका पोलर पार्ट। और ऐसा ही तो हमने बताया था आपको माइसेल्स की आइडेंटिफिकेशन। तो जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद है आपका पायरिडीनियम क्लोराइड। तो जो आपका पायरिडीनियम क्लोराइड है वो आपका कुछ इस टाइप से होगा। अब ये कोई आपकी बहुत बड़ी कार्बन कार्बन की चेन है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और ग्लूकोज ये तो आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये माइसेल फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जहाँ पर भी आपको माइसेल्स ही बताने हैं। तो आप सिंपली ये ढूंढिए कि कौन सा सबसे बड़ा सॉल्ट है, और सबसे मिनिमम अगर आपको अमोनिया के सॉल्ट मिल जाते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो क्या है, आपका एक सॉप है। तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे अमोनियम ब्रोमाइड, सीटाइल ट्रायामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ये क्या हो गया आपका। और ये ऑप्शन तो हमने बहुत बार सॉप्स के बारे में जब भी बात करते हैं मोस्टली हम इसी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, इसी एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यूरिया वो तो हम पहले में ही डिस्कस कर चुके नहीं है। सोडियम एसिटेट क्या होता है आपका, सोडियम एसिटेट हो जाएगा CH3COONA। इसमें आपका नॉन पोलर पार्ट तो है, बट नॉन पोलर पार्ट जो कि एक बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होनी चाहिए थी वो नहीं है। सेम यही केस आपका सोडियम मिथाइल सल्फेट में भी मिलेगा। हाइड्रोकार्बन की नॉन पोलर पार्ट जो है बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि क्या होता है जो आपके सॉप्स होते हैं या आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ इंटरैक्शन करते हैं। वाटर क्या होता है आपका पोलर पार्ट होता है। जो आपका H2O है वो क्या है आपका पोलर पार्ट है। तो जो आपके सोप में भी जो आपका पोलर पार्ट है वो क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरैक्शन करेगा। तो मतलब इनके इंटरैक्शन कुछ इस टाइप से बोल सकते हैं कि ये आपका वाटर है। तो यहाँ पे आपका पोलर पार्ट और ये आपकी इस टाइप से आपकी हाइड्रोकार्बन चेन। तो एक एंड आपका वाटर की तरफ होता है और जो आपका दूसरा एंड बच गया वो क्या होता है आपका इस टाइप से फ्री एंड होता है, जो कि आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है। तो इस टाइप से आपका क्या होता है, यहाँ पे एक माइसेल फॉर्मेशन होती है। तो ये था आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स थे वो हमने स्टडी कर ली है। बाकी तो ये पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है, समझने जैसा इसमें बहुत। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।